अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे सर गेस्ट पेपर नहीं आया इस साल का। लास्ट ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर देखा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है सर 12th का भी बनाइए इस साल, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं किन किन टॉपिक्स में से आपका पेपर बन सकता है, क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। ठीक है, देखो हम ये मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लास्ट ईयर भी थे कुछ, उनने बोला सर आपने गैस दी है पूरी केमिस्ट्री, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। लेकिन जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे उनको मैंने दिखाया कि कितना, अगर उनने 2 नोटबुक्स बनाए थे केमिस्ट्री के लिए या 3 नोटबुक्स बनाए थे, तो उनको आधा आधा ही आधे से कम पढ़ना पड़ा, है ना। देखो बहुत सारे बोलेंगे कि सर इस साल कम पढ़ा हमने, टाइम कम था। मैंने भी पढ़ाया, दो दो जगह मैंने भी पढ़ाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस कंप्लीट हुआ। एक कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे रखे हैं इसमें कुछ ही देखो, आप जब जेके बोस पेपर देखोगे उसमें कुछ ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आते, बाकी शॉर्ट आंसर आते। दैट मीन्स इनमें टाइम कम लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको ज़रूरी पढ़ने हैं, एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी पढ़ के जाने हैं। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा 11th जो 12th में है अभी, उनने देखा था जो लास्ट ईयर मैंने 11th का पेपर ये गेस्ट पेपर दिया था, तो उन्होंने देखा होगा ये ज़रूरी क्या चीज़, मैंने कुछ टॉपिक्स दिए थे। तो ऐसा हुआ कि जो क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो आर में भी आए थे, यानी जो एक क्वेश्चन था और उसका आर था दूसरा क्वेश्चन, मैंने दोनों दिए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स है मेरे पास, अगर आप नहीं मानोगे, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है जिन्होंने वही गैस पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा, उनका स्कोर बहुत अच्छा खासा आया था भाई, ठीक है। तो उम्मीद रखो इंशाल्लाह, मैं भी उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा पढ़ा होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और आपका केमिस्ट्री एग्ज़ाम होने वाला है, दूसरा पेपर है शायद केमिस्ट्री का। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स करके जाने हैं, फिर देखना कोई मार्क्स नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें कवर होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें आएंगे। मैं बताता हूँ टाइम टू टाइम मैं बताऊँगा कि किन टॉपिक्स में से ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन पहला चैप्टर है। देखो पहला टॉपिक लिखा है यहाँ पे ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने लिखा है। इसमें मैंने क्या लिखा है, एमसीक्यू और 2 मार्क्स। देखो दो चीज़ें हैं इसमें। देखो मैं गैस ऐसे ही पब्लिश या ऐसे क्या बोलते हैं इसको, मैं इसको ऐसे ही यूट्यूब पे चढ़ा देता, भाई साहब ये सर्कुलेट करो चलो पढ़ो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती है बच्चे को, सर क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इसके साथ वीडियो भी थोड़ा बहुत बनाया, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स, इस पे देखो बहुत सारे पेपर्स मैंने देखे लास्ट ईयर के, हर साल पूछता है मोलैरिटी नॉर्मलिटी, है ना, इसमें पूछता है ये, ठीक। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल 1-2 मरतबा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, कोई सा भी विषय ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में से ऐसे आ सकता है। या दूसरा तरीका आपने देखा होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज। 1-2 साल में ट्रेंड ये हुआ है कि वेट बाई वेट परसेंटेज दी हुई है किसी भी कंपाउंड की, तो उससे मोलैरिटी निकालनी होती है, ठीक है। मोलैरिटी निकालनी होती है, मोलैरिटी बोल और कोई डाटा देता है, बोल रहा है कि मोलैरिटी निकालो, या ये अगर वेट बाई वॉल्यूम दिया होता है तो मोलैरिटी निकालो, अगर वेट बाई वेट दिया होता है तो बोल रहा है कि आपको मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। क्यों, वेट बाई वॉल्यूम में आता है वॉल्यूम, और वहाँ से आराम से निकल सकता है क्या चीज़, मोलैरिटी। और वेट बाई वेट में वेट दिया होता है और वहाँ से निकल सकता है क्या चीज़, आराम से निकल सकता है मोलैलिटी, ठीक है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जिसमें वॉल्यूम आता है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसमें नहीं आता तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, आपने पढ़ा होगा। चलिए, ऑल कंसंट्रेशन टर्म ज़रूरी करके जाने हैं। और इसमें देखने क्वेश्चन थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर के वो आते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज देखना, कैसे मोलैरिटी निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, हेनरीज लॉ भी आता है, 1-2 मरतबा डायरेक्ट पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर जो है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा क्या है भाई, रोल्टस लॉ भी आता है। और इसी के साथ मैं वो भूल गया हूँ, डाल्टनस लॉ भी आता है, कभी कभी डाल्टनस लॉ भी पूछा जाता है, याद रखना, वो भी करके जाना है। डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन डायरेक्ट आता है, एजोट्रॉपिक एंड नॉन एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी आते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करके ही जाने हैं। याद रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़रूर ब ज़रूर आते हैं, सारे करके जाने हैं। और उसमें क्या करना है, वांठा फैक्टर भी पढ़ना है, आगे वांठा फैक्टर भी पढ़ना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे क्या करते हैं, वांठा फैक्टर जब निकालते हैं वहाँ पे डिसोसिएशन, वहाँ पे आई निकालते हैं ना, वांठा फैक्टर यानी आई निकालते हैं किसके लिए, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो निकालते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, हाउ विल यू कैलकुलेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना, उसके लिए एक फार्मूला है, वो अगर हम डिस्कस करेंगे इस बार तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल चैप्टर ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक चैप्टर जो है, इनके सारे नोट्स, और हालो एल्कीन्स एंड हालो एरिन्स, और कौन है, अल्कोहल फिनाल एंड ईथर, हो ये पांच पांच फिजिकल और इनऑर्गेनिक के 5 चैप्टर और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर, इनके खुद के मेरे नोट्स है, मैंने बनाए हैं ऐसे ही टैब पे नोट्स। अगर किसी को चाहिए तो मैं वो दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो लिखना कमेंट में सार नोट्स चाहिए तो मैं वो पोस्ट करूँगा या उससे रब्ता करूँगा, कुछ करके मैं उसको दे दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो उसमें सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर किए उसमें सारे लिखे हुए, एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे, अच्छी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने खुद बनाए हैं, खुद लिखे हैं, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, सेकेंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एमसीक्यू आया है 1-2 मरतबा। नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़नी है, फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने हैं, दोनों लॉ पढ़ने, कंडक्टेंस पढ़ना है, कोरलाचस लॉ, और कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी पूछा जाता है, मोलर कंडक्टेंस, इक्वलर कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो पूछी जाती है, वो आपको सारा करके जाना है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद कोरलाच लैंड इटिस एप्लीकेशन ये आता है, जरूर आता है। सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, H2O2 सेल, फ्यूल सेल, H2O2 सेल या फ्यूल सेल। कोलूजन एंड इटिस प्रिवेंशन, बहुत मरतबा बहुत टाइम्स आया है, कोलूजन एंड इटिस क्या चीज़, याद रखना, कोलूजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। बहुत मरतबा आया है, बहुत बार मैंने देखा है, और ये आया है बहुत बार। और क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बहुत मरतबा आया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क किए जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए करते केमिकल काइनेटिक्स। याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स में क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इस टाइप से रेट पूछा जाता है, व्हाट इज रेट, ठीक है। अच्छा, एक बार मैंने ये भी देखा कि रेट ला एंड एक्टिव मास, डिफरेंस बिटवीन रेट ला एंड एक्टिव मासेस, है ना। एक्टिव मास के जब आप रेट ला लिखते हो, वहाँ पे एक्टिव मास जो होता है, एक्टिव मास में क्या फ़र्क है, और यहाँ पे जब हम लिखते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, क्या पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, किसी चीज़ की रेट लिखते हैं, उसका पावर लिखते हैं, स्टोइचोमेट्री, है ना। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी विल गिव अस क्या चीज़, सी प्लस डी डी। यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेट क्या लिखते हैं इसकी, रेट इक्विलिब्रियम में लिखते हैं रेट कांस्टेंट, यानी के इक्विलिब्रियम लिखते हैं हम वहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिखते हैं, रेट नहीं, के इक्विलिब्रियम लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ दिस सी रेज पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज पावर डी। यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे ये थे एक्टिव मासेस, ठीक है ना, यहाँ पे एक्टिव मासेस थे, ये चीज़ें इनको बोला जाता था एक्टिव मास, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए रेज पावर स्मॉल ए और बी रेज पावर स्मॉल बी, इनको बोला जाता था एक्टिव मासेस, ठीक है। लेकिन यहाँ इनको बोला था जो कंसंट्रेशन, ये यहाँ पे एक्टिव मासेस थे, ठीक है। इसकी क्या फ़र्क, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं जो इसका डायरेक्ट स्टोइचोमेट्रिक कोशेंट होगा वो डायरेक्ट पावर में चला जाता है, ठीक है। और ये चीज़ें अलग है, कहाँ, ये चीज़ें अलग है जब हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रेट, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब इनका सम करते हैं C+D फॉर एग्जांपल, ये हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है, ठीक है। या अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो इसको देखना है, कभी कभी आता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास भी करके जाना है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, मैंने बताया 1-2 मरतबा मैंने देखा कि एक्टिव मास भी बोला जाता है। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स उसमें क्या आता है, अच्छा यही बोल रहा था मैं। याद रखना, मैंने बहुत बार हाफ लाइफ देखा किसका, इंटीग्रेटेड रेट ला करना है, और 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर ज़रूरी करके जाना, nth ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो मैंने पढ़ाए थे, लेकिन वो पढ़ना नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, वो मैंने पढ़ाए थे लेकिन पढ़ना नहीं है, ठीक है। 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ज़रूरी करके जाओ, और हाफ लाइफ देखो, हाफ लाइफ। अच्छा, यूनिट ऑफ के,
यूनिट ऑफ के याद रखना, यूनिट ऑफ के मैंने डिफरेंट डिफरेंट जीरो ऑर्डर के लिए भी दिखाया था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए दिखाया था। वो ज़रूरी करना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। हाफ लाइफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में डिफरेंस, ठीक है। अरियानस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी, ठीक है। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन करो, इसमें एक कर्व बनती है, वो भी देख लेना, एक बार करके जाना, ठीक है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक में क्या आता है, डी एंड एफ ब्लॉक में डायरेक्ट आता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बता रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बना रहा है, और शोइंग कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ज़रूरी पूछे इन चार प्रॉपर्टी में से कोई एक को पूछेगा, बताओ ये क्यों दिखा रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों ये दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ K2Cr2O7 और KMnO4, मैंने और एक चीज़ इनके देखा K2Cr2O7, मैंने क्या देखा, K2Cr2O7 जो है इसकी प्रेपरेशन एक बार आई है, एक दो मरतबा इसकी जो है प्रेपरेशन आई है, और जो है देखो KMnO4 की केमिकल रिएक्शन या अदर रिएक्शंस, देखो जब ये H2SO H2S को किस में कन्वर्ट करता है, बहुत सारी रिएक्शंस है, ये डिफरेंट सारी रिएक्शंस है, वो मैंने नोट्स में बनाए, खुद आपने पढ़े होंगे, डिफरेंट सारे दैट मीन्स ये कैसे करता है, बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे बिहेव करता है, किस किस को रिड्यूस करता है, कैसे, वो सारा पढ़ना है। इसके प्रॉपर्टीज़ भी, प्रेपरेशन भी पढ़नी, इसकी प्रेपरेशन आई है, इसकी प्रेपरेशन मैंने नहीं देखी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैंने देखी है। H2SO को फॉर एग्जांपल H2S को किस में कन्वर्ट करता है, ऐसे इसमें भी पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, H2S को बहुत सारी कंपाउंड्स अभी मुझे याद ही नहीं आ रहे, वो इन कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो, इसके बाद प्रेपरेशन, ये मैंने लिखा, प्रेपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टियाँ, अदर रिएक्शन उसमें है, वो पढ़ने, ठीक है। उसके बाद एफ ब्लॉक, इसी के साथ एफ ब्लॉक में क्या करना है भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है। डी ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ोगे और एफ ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ोगे। उसके बाद लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड किनको बोला जाता है, एक्टिनाइड्स किनको बोला जाता है, ये एक बार डायरेक्ट आया था, ये कहाँ से लेकर के, किस एलिमेंट से लेकर के किस एलिमेंट तक लेंथेनाइड है, और किस एलिमेंट से लेकर किस एलिमेंट तक, यानी एटॉमिक नंबर, विद एटॉमिक नंबर बताना था, कहाँ से लेकर के कहाँ तक आता था एटॉमिक, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है जरूरी, हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आता है उसमें डायरेक्ट फार्मूला है, वो हम निकालते हैं, ठीक है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। और एक चीज़ है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, वो एक छोटा सा टेबल आता है, उसमें 4-5 डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट की, बाकी चीज़ वो आपको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या आता है, टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनेशन स्फीयर, लिगेंड किसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपको सारा करके जानना है, किसको लिगेंड बोलते हैं, कौन लिगेंड होता है, कौन सेंट्रल मेटल होता है, किसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, आयोनेशन स्फीयर किसको बोला जाता है। अच्छा, दूसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट, ये MCQ में आता है, या 1-2 मार्क्स का आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट करो, फलाना एक कंपाउंड दिया हुआ होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करो। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करोगे, याद रखना नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन हर साल आता है, हमेशा पूछा जाता है, कोई कंपाउंड देगा क्वेश्चन, ये एग्जामिनर देगा कोई ये कंपाउंड बोलेगा इन 2-3 होंगे, वो इनके नेम्स करो, ठीक है ना भाई। तो उसमें क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। रोमन नंबर में वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखते हैं, तो ये करके जरूरी जाना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड, चीलेटिंग लिगेंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्नर थ्योरी में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, 1-2 मरतबा आया है, क्या किसको बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है ना। अच्छा, VBT में क्या बोला जाता है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन जैसे करते हैं, sp2 sp3d या dsp2, है ना, उसी में हम देख लेते हैं कि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस कौन है, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस कौन है, ठीक है। अच्छा, वैसे आप शेप भी देख लेना एक बार कि इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस की, ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस की, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस की शेप क्या होती है और आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्सेस की शेप क्या होती है, ठीक है।
एक होते हैं टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लेनर, आप देख लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। डायमैग्नेट पैरामैग्नेट ये भी बोला जाता है, एक कंपाउंड बोला देगा आपको, बोलेगा कि ये डायमैग्नेट है कि पैरामैग्नेट। आपको ये देखना है कि भाई साहब इसके अनपेयर्ड, इसके आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ठीक है। अच्छा, लो स्पिन हाई स्पिन कम्प्लेक्स, ये सारा किसकी एप्लीकेशन है? वीबीटी में सारा करते हैं। लो स्पिन कम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, डायमैग्नेट पैरामैग्नेट, ठीक है। सीएफटी भी एक बार पढ़ के जाना, वो बोलेगा स्प्लिटिंग कैसे होती है टोटल कम्प्लेक्सेस, ठीक उनकी। अच्छा, उसके बाद आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा जाता है, क्या पूछा जाता है, सॉरी क्या पूछा जाता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेनली क्या पढ़ना है? लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। डायरेक्ट पूछेगा व्हाट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। व्हाट इज कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा। या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, या सिस्प्लैटिन बोला जाता है, या मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में यूज़ होता है, वो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, रहा सवाल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी टाइम कम है, मत पढ़ो वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को छोड़ो, वो मत पढ़ो, ठीक है। अच्छा, अगर आप नोट्स पढ़ोगे, देखो उनमें मैंने शार्ट ट्रिक बनाई है कि अगर ये कम्प्लेक्स होगा MAB2BCD, उसमें कितनी कम क्या बोलते हैं इसको, आइसोमर्स बनेंगे, वो मैंने डायरेक्ट टेबल बताया, वो मुझे बोलना, ठीक है। अच्छा, रहा इतना फिजिकल और इनऑर्गेनिक में इतना करना। उसके बाद हालो एल्किन्स एंड हालो एरिन्स, उसके बाद उसमें आती है क्लासिफिकेशन ऑफ हालो एल्किन एंड हालो एरिन। अच्छा, उसके बाद फिंकल-स्टेन रिएक्शन, आरएस सिस्टम नोमेनक्लेचर। आरएस सिस्टम कभी कभी एक मरतबा आया है, फिंकल-स्टेन ज़्यादा मुझे याद ही नहीं है। SN1 SN2 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। SN1 SN2 ज़रूरी पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, और एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन से भी SN1 SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ हालो एरिनस फ्रॉम एनिलीन से कैसे बनाया जाता है, उसमें आता है सैंडमियर्स रिएक्शन या गटरमैन रिएक्शन। ये दो रिएक्शंस आते हैं, एक तो गटरमैन और दूसरा गटरमैन कोच आता है इसमें अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो इसमें गटरमैन रिएक्शन भी पढ़ के जाना है, सैंडमियर रिएक्शन भी करके जाना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालो एरिन, उसमें क्या हालोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडलक्राफ्ट। देखो ये जरूरी पढ़ना है, हालोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन, ये जरूरी पढ़ना है हालोजिनेशन, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर में रिपीट होता है, बहुत बार आया है, बहुत चैप्टर्स में हमको ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर, लगभग ऑर्गेनिक सारे चैप्टर्स में हमें पढ़ता है क्या, हालोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन को नजर देना, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म एंड DDT, ये भी आया है 1-2 मरतबा, ये कभी कभी आता है एप्लीकेशन में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आया, कभी कभी आता है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन बहुत, अल्कोहल की, फिनॉल की, ईथर की। अच्छा, और एक चीज़ देखो, हालो एल्किन्स एंड हालो एरिन्स जो है, इसकी मेथड से प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है, सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया है, मैंने पढ़ाया है बच्चों को, लेकिन नहीं, उस वक्त भी मैंने बोला है कि ये सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें क्या है, इसमें प्रिपरेशन आती है। क्लासिफिकेशन पहले पढ़नी है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, किसे? फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। याद रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आप जरूरी पढ़ोगे। प्रिपरेशन ऑफ अच्छा, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत मरतबा पूछा गया है, कैसे बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, आपको पढ़ना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें एसिडिक नेचर है, जैसे इसमें एसिडिक नेचर इंपॉर्टेंट, वैसे ही अमाइन में बेसिक नेचर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत मरतबा आया है, बहुत मरतबा आई है, लेकिन इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़? ल्यूकास टेस्ट एंड विक्टरमियर टेस्ट। बहुत मरतबा या ल्यूकास टेस्ट पूछा जाएगा, या विक्टरमियर टेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है। दोनों पढ़ना, कोई हम छोड़ नहीं सकते, दोनों पढ़ना। और उसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म देखो, कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, NCERT ने दिया है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसका मैकेनिज्म दिया है NCERT में। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका भी शायद मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाँ 1-2 मतलब आया भी है वो मैकेनिज्म। आप बोलोगे सर मैकेनिज्म को छोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, वो 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का आया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। 3 ही मैकेनिज्म दिए है, 3 मैकेनिज्म पढ़ने, कौन कौन से? एक तो ये है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा दिया है क्या चीज़? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और तीसरा दिया है मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, वो भी आया है, याद रखना। अच्छा, ये कभी कभी वुड सुपरेट मेथनॉल, यानी वुड सुपरेट बोलेगा, वुड सुपरेटर, उसके यूज आप बोलोगे सर वो क्या है मेथनॉल,
ठीक है ना, मिथनॉल है और उसके यूज भी, प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कुछ 2-3 प्रेपरेशन पढ़ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पता है प्रेपरेशन किस में पूछी जाती है, वो डायरेक्ट पूछी जाती है, वो प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक मरतबा मैंने कीटोन के भी देखे। प्रेपरेशन आप अगर कुछ भी छोड़ोगे तो प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर प्रेपरेशन किसी की नहीं पढ़ोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन जरूरी पढ़ के जाना है भाई साहब, जरूरी पढ़ के जाना। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, वो प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें आ रहा था फिर अल्डाल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डाल कंडेंसेशन, वो कृष्ण रिडक्शन है ना, ठीक है। तो वो आते हैं वो लोग कृष्ण रिडक्शन या अल्डाल कंडेंसेशन, कैसा अल्डाल कंडेंसेशन, कैंजारोज रिएक्शन, क्रॉस कैंजारोज रिएक्शन, वो आते हैं, ठीक है। तो उसमें आ रहा था, लेकिन वो जरूरी करके जाना है, प्रेपरेशन करके जाना है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं क्या बोलती है इसको, डाइजोटेजिक रिएक्शन। यही हम फिर से ये जो यहाँ पढ़ते, यही हम क्या पढ़ते कहाँ, डाइओजोनियम साल्टस में, ठीक है। फ्रॉम क्यूमिन से कैसे बनते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, याद रखना। कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्टली व्हाट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वो हम वो आप पढ़ोगे कहाँ, वो मैंने लिखा है, वो आप पढ़ोगे अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेशन में, डायरेक्ट क्या पूछा जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो यहाँ भी पूछा जाता है कभी कभी डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीनिंग, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत मरतबा पूछा गया, बेंजीनिंग से कौन कौन रिएक्शन होगी। अच्छा, रायमंड टाइमर रिएक्शन, ये भी 3-4 चैप्टर में रिपीट होगा, हर किसी चैप्टर में आप रायमंड टाइमर रिएक्शन पढ़ोगे। रायमंड टाइमर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलबस रिएक्शन 11th में आता है, ज़्यादा 12th में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अच्छा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर पूछा जाता है, कभी कभी नजर देना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर को भी, ठीक। चलो, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैंने बोला, देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड स्पेशली किसके, कीटोन के एक बार पूछे गए हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के हर साल पूछा जाता है, हर साल। उसके बाद रोजरमर्ड रिडक्शन डायरेक्ट पूछा जाएगा, रोजरमर्ड रिडक्शन क्या है, या गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, रायमंड टाइमर मैंने बोला है ऑलरेडी सेड, मैंने बोला है कि रायमंड टाइमर रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है भाई साहब। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी बोल रहा था मैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और क्या मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन पढ़ सकते हो, क्लिम्सा रिडक्शन, गोलोकृष्ण रिडक्शन, 1-2 मरतबा आया है ये भी। अल्डाल कंडेंसेशन देखो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रायमंड टाइमर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और क्या है इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेपरेशन इसकी, ये इंपॉर्टेंट है। रोजरमर्ड रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक भाई साहब, ये छोड़ना नहीं है चैप्टर, ये बहुत जरूरी पढ़ना है। और उसके बाद भाई साहब ये जरूरी, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डाल कंडेंसेशन, ठीक है ना, कैंजारोज रिएक्शन, और कभी कभी क्रॉस कैंजारोज भी पूछा जाता है। अल्डाल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डाल कंडेंसेशन जरूरी पढ़ना है। और उस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑलरेडी मैंने बोला, देखो यही मैं बोल रहा था, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पूछी जाती है, और एच हेल्वलहार्ड जेलेंसी का रिएक्शन पूछा जाता है। अमाइनस में क्या चीज़ प्रेपरेशन, कभी देखा मैंने बोल रहा है कि गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स, ठीक है। अच्छा, कार्बल अमाइन रिएक्शन कभी आया है, एक 2 मरतबा, शायद 1 मरतबा के 2 मरतबा आया है कार्बल अमाइन रिएक्शन। अच्छा, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, देखो रिएक्शन वियर अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये क्यों, ये डिस्टिंग्विश करता है किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये पढ़ के जाना है। उसके बाद डायोजोनियम साल्ट, उसमें पढ़ना है डायोजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इजी चैप्टर है, उसमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, डाइसेकेराइड्स कैसे बनते हैं, जैसे सक्रोज कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, लैक्टोज कैसे बनता है। आपको वो लिंकेज भी पूछा जाता है, कभी कभी लिंकेज पूछा जाता है, जैसे C1 लिंकेज ग्लूकोज। पहले ये याद रखना है कि जैसे सक्रोज है वो कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, और उनमें अगर 2 यूनिट्स जो होंगे उनमें लिंकेज कौन कौन सी होती है, वो ज़रूरी पढ़ के जाना है। उसके बाद अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला याद होना चाहिए भाई साहब। उसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है और R ग्रुप होता है। ये हाइड्रोजन कभी कभी जिसमें H होगा उसको बोलते हैं क्या चीज़, उसको बोलते हैं, या जिसमें मिथाइल होगा, जिसमें हाइड्रोजन होगा, मिथाइल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जिसमें मिथाइल होगा उसको बोलते हैं एलेनिन, है ना।
हाँ, जिसमें मिथाइल होगा उसको बोलते हैं क्या चीज़, एलानाइन। वैसे ही देख लेना 2-3 ये कैसे डिफ़र करते हैं। अच्छा, एसिडिक अमीनो एसिड कभी-कभी पूछा जाता है। एसिडिक आपको पता है, बेसिक अमीनो एसिड पूछा जाता है कभी-कभी, व्हाट इज़ बेसिक अमीनो एसिड, कौन-सा है, ठीक है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड में एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड याद रखना, आप देखना अमीनो एसिड एसेंशियल में वीआईपी, हॉल, टीटी, याद रखना वीआईपी, हॉल, टीटी, ये एसेंशियल अमीनो एसिड इसकी ट्रक है। आप देख लेना, वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, प्रोलिन है, हिस्टडीन है, एलेनिन है, ल्यूसिन, लाइसिन है, और क्या है, ट्रिप्टोफान है। ये देख लेना आप, ठीक है। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी मैंने देखा 1-2 मरतबा आया है, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और टेम्परेचर डिपेंडेंस एंजाइम एक्टिविटी एक बार आया है। और विटामिन्स, स्पेशली कौन से विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन आते हैं। भाई साहब ये करके जाओगे 1 महीने में आराम से हो जाएगा आपसे। अब बोलोगे सर आपने वो बहुत बड़ा वीडियो बन गया, आपने 25 मिनट्स में आपने समझाया ही सिर्फ, इसको कितना टाइम लगेगा? सुनना भाई लोग, जब आप बुक्स पे बैठोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने भी कुछ नहीं पढ़ा, हमने बाकी बुक्स किए हैं लेकिन केमिस्ट्री रह रही है। इतना पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर ने सारी केमिस्ट्री बोली है, सारी यस है, हम क्या छोड़ेंगे? बहुत कुछ छोड़ने को छोड़ा है हमने सर, बहुत कुछ हमने छोड़ा है बच्चे। तो इतना पढ़ोगे इंशाल्लाह रहमान सारे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे से पेपर करोगे और बहुत खुश होगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, जब आप पेपर दोगे तब मिलते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, हमारी भी दुआ आपके साथ है। मिलते हैं किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे कि पेपर यही से आया है, फ्रेम हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो, हमारे लिए भी दुआ करना, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।